दोस्तों, हम सब अलग हैं। हम सब जीनियस हैं। हमारे खुद के नियम हैं। हमारे अलग अलग लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। हम सभी अलग सोचते हैं, अलग कल्पनाएं करते हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच पूरी मानव सभ्यता को एक नए आयाम पर पहुंचा देती है, जहां मनुष्य को एक ऊंचाई हासिल होती है। इसी में एक नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेट इकोज में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है इंसान और पालतू जानवर आपस में इतनी सहजता से कैसे रह लेते हैं? एक ही प्रकार के जानवरों में इतनी विविधता कैसे है? इन्हीं सवालों के साइंटिफिक तरीके से जवाब खोजने की कोशिश की चार्ल्स डार्विन ने। आज से 216 साल पहले चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी को लंदन में हुआ था। वह एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की थी, जो कि अपने सिद्धांत इवोल्यूशन के लिए प्रसिद्ध हुए। और उनका सबसे प्रसिद्ध काम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में प्रमाण प्रस्तुत किया। उनका पूरा सिद्धांत ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और समय के साथ साथ यह सिद्धांत बहुत उन्नति कर रहा है। टॉल्स्टॉय, डार्विन के पिता, एक डॉक्टर थे और वह चाहते थे कि डार्विन भी डॉक्टर बने। लेकिन स्कूल के समय से ही डार्विन का मन रास्ते में और पेड़ पौधों को देखकर हमेशा एक सोच में डूब जाता था। बर्थडे होने पर डार्विन ने पिता के कहने पर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया। लेकिन डार्विन को लेक्चर बोरिंग और नीरस लगते थे, इसलिए डार्विन ने चिकित्सा का अध्ययन। बाद में वह कैम्ब्रिज विद्यालय में चले गए। यही उन्हें मेंटोर के रूप में मिले, सर जॉन स्टीवेंस हेंसलॉव, जिन्होंने डार्विन के अंदर की जिज्ञासा, जो कि एक आग की तरह थी, हर चीज जानना चाहती थी, उसको पहचान लिया। उन्हीं दिनों ब्रिटिश रॉयल नेवी को जहाज HMS बीगल दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट का नक्शा बनाने के 2 साल के अभियान के लिए रवाना होने वाला था और उन्हें जरूरत थी एक नेचुरल साइंटिस्ट की। यह प्रस्ताव मिला हेंसलॉव को, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें मना कर दिया। अपने शिष्य के लिए एक बेहतरीन अवसर देखकर हेंसलो ने जहाज के कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय को पत्र लिखकर बताया कि डार्विन अभियान दल में शामिल होने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। डार्विन छुट्टियों में अपने घर पर थे, तभी उन्हें सर हेंसलॉव का पत्र प्राप्त होता है, जिसमें HMS बीगल के अभियान में जाने के लिए उनका नाम सुझाया गया था। और यही से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने डार्विन के साथ साथ जीव वैज्ञानिकों के चीजों को देखने के दृष्टिकोण को बदल दिया। उस समय डार्विन की उम्र 22 साल की थी। तारीख 27 दिसंबर 1831 यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 5 वर्षों तक चली। डार्विन ने अपना अधिकांश समय जमीन पर भूविज्ञान की जांच और प्राकृतिक इतिहास संग्रह बनाने में बिताया, जबकि HMS बीगल ने तटों का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया। दोस्तों, डार्विन नियमित रूप से अपनी डायरी में हर दिन वह अपने विचारों को लिखते थे। उन्होंने अपने अवलोकनों और सैद्धांतिक अनुमानों के सावधानी पूर्वक नोट्स बनाए। यात्रा के दौरान उनके नमूने कैम्ब्रिज भेजे जाते थे और साथ ही उनके परिवार के लिए उनकी पत्रिका की एक प्रति सहित कई पत्र भी भेजे जाते थे। और इन्हीं पत्रों को PRH कर डार्विन की बहन ने बाद में डार्विन को उन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। भूविज्ञान, बीटल कलेक्टिंग के विषय में उनकी कुछ विशेषज्ञता थी, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में वे नौसिखिए थे। इसीलिए दूसरे विशेषज्ञों से मूल्यांकन के लिए कुशलता से नमूने और जीवाश्म एकत्र करते थे। डार्विन को सी सिकनेस थी, इसीलिए डार्विन यात्रा के दौरान बीमार रहने लगे। लेकिन इसके बावजूद डार्विन में बहुत मात्रा में नोट्स लिख अनेक अलग अलग जगह की यात्रा करते हुए वह पुंटा अल्टा पहुंचे। पुंटा अल्टा के पास चट्टानों में डार्विन को आधुनिक सीपियों के साथ विशाल विलुप्त स्तनधारियों की हड्डियों के जीवाश्म मिले, जो हाल ही में विलुप्त हुए जीवों के संकेत थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन या आपदा के कोई संकेत नहीं थे। जबड़े और दांत से उन्होंने विशालकाय मेगाथेरियम ऊंट जैसे जानवर की पहचान की। खोज को इंग्लैंड भेजा गया और वैज्ञानिकों को ये जीवाश्म बहुत दिलचस्प लगे। गैलापागोस द्वीप समूह डार्विन की यात्रा का महत्वपूर्ण
भूगर्भीय रूप से नए गैलापागोस द्वीप समूह पर, जिसमें 13 बड़े द्वीप और 6 छोटे द्वीप शामिल थे। डार्विन ने वन्य जीवों को एक पुराने सृष्टि केंद्र से जोड़ने वाले प्रमाण खोजे। उन्होंने सुना था कि कछुओं के खोल के आकार में मामूली अंतर से वहां के स्थानीय समुदाय को पता चलता है कि वे किस द्वीप पर हैं। कुछ कछुए इतने असामान्य लग रहे थे कि डार्विन को लगा मानो दो अलग अलग रचनाकार काम कर रहे हों। उन्हें विश्वास हो गया कि आज जो कुछ दिख रहा है पहले वैसा नहीं था। यही से डार्विन को पुख्ता प्रमाण मिले कि हर द्वीप पर वहां की जलवायु और प्राकृतिक वातावरण के अनुसार कछुओं ने खुद को अडेप्ट किया है। कहीं पर बहुत बड्ढे आकर के कछुए हैं, कहीं उनकी गर्दन एकदम छोटी है, कहीं उनको खोल बहुत बद्धा है, कहीं छोटा। यही से जन्म हुआ थ्योरी ऑन एफ एवोल्यूशन का, जिसने बहुत सारी चीजें सुलझाने में मदद की। डार्विन को बताए बिना हेंस्लो को लिखे उनके पत्रों के अंश वैज्ञानिक समितियों द्वारा पाढ़े जाने लगे गए एवं कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों के बीच निजी वितरण के लिए एक पुस्तिका के रूप में मुद्रित किए गए। डार्विन ने पहली बार केप टाउन में इसके बारे में सुना और असेंशन द्वीप पर सेडविक नाम के कैप्टन से सुना कि डार्विन यूरोप के प्रकृतिवादियों के बीच एक बड़ा नाम हो गए हैं। तारीख 2 अक्टूबर 1836 बीगल जहाज यात्रा समाप्त करके कॉर्नवाल के फॉलमाउथ में पहुंचता है। डार्विन तुरंत अपने घर और रिश्तेदारों से मिलने के लिए श्रूजबरी निकल पड़े। फिर वे हेंसलो से मिलने कैम्ब्रिज पहुंचे, जिन्होंने उन्हें डार्विन के पशु संग्रहों को सूचीबद्ध करने और वनस्पति नमूनों को लेने के लिए उपलब्ध प्रकृतिवादियों को खोजने की सलाह दी। लंदन में अनेक संस्थानों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और संग्रहों का वर्णन करने के लिए विशेषज्ञों की तलाश की। दिसंबर 1836 के मध्य में डार्विन ने अपने संग्रहों के विशेषज्ञ वर्गीकरण की व्यवस्था करने और प्रकाशन के लिए अपना शोध तैयार करने हेतु कैम्ब्रिज में आवास लिया। अपनी डायरी को नैरेटिव में कैसे सम्मिलित किया जाए, इस प्रश्न का समाधान महीने के अंत में हुआ, जब फिट्जरॉय ने सलाह स्वीकार कर ली कि इसे एक अलग खंड बनाया जाए और डार्विन ने अपनी जर्नल एंड रिमार्क्स पर काम शुरू कर दिया। डार्विन के पहले शोध पत्र से पता चला कि दक्षिण अमेरिकी भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उन्होंने इसे 4 जनवरी 1837 को लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी के समक्ष पढ़ा। उसी दिन उन्होंने अपने मैमल्स और पक्षियों के नमूने जूलॉजिकल सोसाइटी को प्रस्तुत किए। पक्षी विज्ञानी जॉन गोल्ड ने जल्द ही घोषणा की कि गैलापागोस के पक्षी, जिन्हें डार्विन ने ब्लैकबर्ड, ग्रोसबीक और फिंच का मिश्रण समझा था, वास्तव में फिंच की 12 अलग अलग प्रजातियां थीं। 17 फरवरी को डार्विन जियोलॉजिकल सोसाइटी की परिषद के लिए चुने गए और लायल के अध्यक्षीय भाषण में डार्विन के जीवाश्मों पर ओवेन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रजातियों की भौगोलिक निरंतरता पर जोर दिया गया और उनके एकरूपतावादी विचारों का समर्थन किया गया, जिसमें सबकी उत्पत्ति एक कॉमन एंसेस्टर से हुई होगी, इस पर विचार किया गया। मार्च 1837 के मध्य तक इंग्लैंड लौटने के बमुश्किल 6 महीने बाद डार्विन अपनी लाल नोटबुक में इस संभावना पर विचार कर रहे थे कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में बदल जाती है एवं जीवन काल और पीढ़ियों के बीच भिन्नता पर अपने विचार करते हुए उन्होंने शाखाबद्ध वंश और फिर एक सिंगल विकासवादी वृक्ष की वंशावली शाखाओं का रेखा चित्र बनाया, जिसमें एक प्राणी के दूसरे से उच्चतर होने की बात करना बेतुका है, जिसने लय मार्ग के हर जीव की स्वतंत्र एवं अलग वंशावली के विचार को खारिज कर दिया गया। लगातार काम के कारण डार्विन का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिस कारण से वो अपने घर श्रूसबरी चले गए। इसके बावजूद डार्विन ने ट्रांसम्यूटेशन रूपांतरण पर उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने विशेषज्ञ प्रकृतिवादियों और अपरंपरागत रूप से किसानों और कबूतर प्रेमियों के सेलेक्टिव ब्रीडिंग में व्यावहारिक अनुभव वाले लोगों से सवाल करने का हर अवसर लिया। लंबे समय के दौरान डार्विन ने अपने अधिकांश साक्ष्य विशेषज्ञों के लंबे पत्राचार से प्राप्त किया। डार्विन का मानना था कि वे प्रायः किसी से भी चीजों को सीख सकते हैं और वे विभिन्न विशेषज्ञों
जैसे कैम्ब्रिज के प्रोफेसर से लेकर भेद्यच और सुअर पालकों तक से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। समय के साथ उनके शोध के लिए उन्होंने रिश्तेदारों, परिवार और पूर्व जहाज के साथियों से जानकारी प्राप्त करना चालू करी। उन्होंने शुरू से ही मानव जाति को अपने सबसे जरूरी कामों में शामिल किया था। इसी बीच उन्होंने 28 मार्च चिड़ियाघर में एक ओरंगुटान को देखकर उसके बच्चों जैसे व्यवहार को नोट किया, जिससे उन्होंने कुछ साक्ष्य एकत्रित करे। विकासवाद पर रोजाना नोट्स लिखने के आदी डार्विन ने एक दिन शादी, करियर और संभावनाओं के बारे में बेतरतीब विचार सोचे, जिनमें से एक पर विवाह और विवाह न करना लिखा था। विवाह के कागज में विवाह के तहत मिलने वाले लाभों में निरंतर साथी और बुढ़ापे में एक दोस्त शामिल थे, जबकि शादी न करने के कागज में किताबों के लिए कम पैसे और समय की भारी बर्बादी जैसी बातें शामिल थीं। अंत में शादी के पक्ष में फैसला करने के बाद उन्होंने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और फिर 29 जुलाई 1838 को एम्मा से शादी के लिए मिलने गए, लेकिन उससे शादी की बात तो नहीं कर पाए, बल्कि अपने पिता की सलाह के विरुद्ध, जिन्होंने कोई भी दूसरी बात करने का मना किया था, डार्विन एम्मा से ट्रांसम्यूटेशन के सिद्धांत पर अपने विचार कहने लग गए। आखिर 1 साल बाद एम्मा से शादी कर ली। डार्विन के पास अब प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का ढांचा था, जिस पर काम करना उनका प्रमुख शौक बन गया था। उनके शोध में पौधों और जानवरों का व्यापक एक्सपेरिमेंटल सेलेक्टिव ब्रीडिंग शामिल था। इस बात के प्रमाण खोजना कि प्रजातियां स्थिर नहीं हैं और अपने सिद्धांत को परिष्कृत और पुष्ट करने के लिए कई विस्तृत विचारों की जांच करना एक प्रमुख काम था। 15 वर्षों तक यह काम उनके मुख्य काम भूविज्ञान पर लेखन और बीगल संग्रहों पर विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रकाशित करने के साथ साथ बैकग्राउंड में चल रहे थे। 1856 की शुरुआत तक डार्विन इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या अंडे और बीज समुद्री जल में यात्रा करके जीवित रह सकते हैं और प्रजातियों को महासागरों में फैला सकते हैं। उन्हीं दिनों अल्फ्रेड रसल वालेस भी ट्रांसम्यूटेशन पर शोध कर रहे थे। 1 मई 1857 वालेस डार्विन को अपना एक शोध पत्र ऑन द लॉ विच हैज रेगुलेट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज मिला, जो दर्शाता था कि वे एक जैसे सोचते हैं और उनके निष्कर्ष भी समान है। 18 जून को वालेस ने मलय द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान डार्विन को एक निबंध भेजा और अनुरोध किया था कि इसे पढ़कर वे लॉयल को भेज दें। निबंध डार्विन को प्राप्त होता है। हालांकि निबंध में डार्विन के प्राकृतिक चयन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसमें एनवायरमेंटल प्रेशर के कारण समान प्रजातियों से एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस की प्रोसेस का वर्णन किया गया था। इस अर्थ में यह उस सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता था जिस पर डार्विन ने 20 वर्षों तक काम किया था, लेकिन जिसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया था। डार्विन को इस बात का सदमा लगा। उन्होंने उसी दिन वालेस के अनुरोध पर इसे लायल को भेज दिया, और हालांकि वालेस ने प्रकाशन के लिए अनुरोध नहीं किया था। डार्विन की पुस्तक अभी आंशिक रूप से ही लिखी गई थी कि डार्विन ने सुझाव दिया कि उनके सिद्धांत को वालेस के निबंध के साथ प्रकाशित किया जा सकता है, और उन्होंने मामले को अपने दोस्तों के हाथों में सौंप दिया। कुछ चर्चा के बाद जब वालेस को शामिल करने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं था, लायल और हुकर ने 1 जुलाई को लिनियन सोसाइटी में ऑन टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू फॉर्म वैरायटीज और ऑन परपेचुएशन ऑफ वैरायटीज एंड स्पीशीज बाय नेचुरल मीन्स ऑफ सिलेक्शन नामक एक संयुक्त प्रस्तुति देने का निर्णय लिया। सिद्धांत की इस घोषणा पर तत्काल कोई ध्यान नहीं दिया गया। डबलिन के प्रोफेसर सैमुअल हॉटन ने दावा किया कि सिद्धांत में जो कुछ भी नया है वह झूठ है और जो सच है वह पुराना है। डार्विन ने अपनी बड़ी किताब का सारांश तैयार करने के लिए 13 महीने तक संघर्ष किया। अस्वस्थता के बावजूद उन्हें अपने वैज्ञानिक मित्रों से लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा। लायल ने इसे प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की। फिर आया वह दिन 22 नवंबर 1959 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पूरी तैयार थी और अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय साबित हुई। जब यह पुस्तक विक्रेताओं के पास बिक्री के लिए गई तो 1250 प्रतियों का पूरा स्टॉक ओवर सब्सक्राइब हो गया। पुस्तक में डार्विन ने विस्तृत अवलोकनों, अनुमानों और प्रत्याशित आपत्तियों पर विचार का एक लंबा तर्क प्रस्तुत किया। सामान्य वंश के मामले को बनाते हुए
उन्होंने मनुष्यों और अन्य मैमल्स के बीच समरूपता के प्रमाण शामिल किए। उन्होंने मानव उत्पत्ति की स्पष्ट चर्चा से परहेज किया, लेकिन इस वाक्य के साथ अपने काम के महत्व को इंगित किया। मनुष्य की उत्पत्ति और उसके इतिहास पर जितना हो सका उतना मेरे द्वारा प्रकाश डाला गया। पुस्तक का अंत उन्होंने यह लिखकर किया कि जीवन के इस दृष्टिकोण में भव्यता है, इसकी अनेक शक्तियां जो मूल रूप से कुछ रूपों में या एक में समाहित थीं, और यह कि जब यह ग्रह गुरुत्वाकर्षण के निश्चित नियम के अनुसार चक्राकार चलता रहा तो इतने सरल आरंभ से अनगिनत अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप विकसित हुए और आगे होते रहेंगे। दोस्तों, डार्विन के सिद्धांत के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में लिखकर बताएं, और आगे हम किस व्यक्तित्व पर वीडियो बना सकते हैं उसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं।